जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज़ फायर हुआ उसके बाद भारत को क्या मिला, भारत का क्या लाभ हुआ, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस टाइम भारत के एयरफोर्स पाकिस्तान के अंदर जाके 11 एयरबेस को डैमेज कर दिया, फिर 9 आतंकी ठिकाने को बर्बाद कर दिया। सारी चीज़ भारत के हिसाब से सही चल रहा था और ये अचानक से सीज़ फायर हुआ। उसके चलते हुए पाकिस्तान बिखरने से बच गया। पाकिस्तान की 2-3 टुकड़े होने वाले थे, पीओके भारत के अंदर आने वाला था, ये सारी चीज़ रुक गया। तो पाकिस्तान का एक तरीके से प्रॉफिट तो हुआ ही है, बर्बादी बहुत हुआ, लेकिन जो टूट के बिखरने वाले थे वो उस चीज़ से बच गए पाकिस्तान। लेकिन इस सारे चीज़ के चलते भारत को क्या मिला, भारत को क्या क्या लाभ हुआ, उसी चीज़ को आज हम जानेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तो उसका एयरबेस को उड़ाया भारत की एयरफोर्स ने, फिर पाकिस्तान के अंदर जो रात को 2 बजे सूरज उगाने की जो योजना थी वो भी सक्सेसफुल हुआ। सारी चीज़ सही चल रहा था, फिर सीज़ फायर हुआ। तो उसके बाद भारत को क्या क्या मिला, उसी चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। तो शुरू करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके ख़त्म होने के बाद भारत ने दुनिया की प्लेटफॉर्म में, दुनिया की पटल पे क्या क्या अचीव किया। तो सबसे पहले भारत का जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था 7 मई को, उससे पहले भारत ने एक काम कर दिया था जो कि है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। तो ये ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद से पहला जो भारत के लिए एडवांटेज हो गया वो क्या है, वो पाकिस्तान का जो का पूरा वाटर सप्लाई है जो इंडस नदी के थ्रू होता है, तो उसका पूरा कंट्रोल भारत के पास आ गया। क्योंकि ये जो ट्रीटी हुआ था ये 1960 को हुआ था। 1960 को हुआ था, सितंबर महीने में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और वर्ल्ड बैंक ने इसको उनके रहते हुए उनको वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी करवाया था। इस ट्रीटी के अनुसार जो पहला 3 नदियाँ है जम्मू एंड कश्मीर के, जैसे कि इंडस, जिसको वेस्टर्न रिवर बोला जाता है, यानी इंडस, झीलम और चेनाब, इन तीनों मेन नदी का जो पूरा पानी है ये इंडिया पाकिस्तान को बिना रुकावट छोड़ दिया करेंगे। इंडिया के पाकिस्तान को ये 3 नदी का जो पानी है इसको इंडिया रुकेगा नहीं और पूरा का पूरा पानी पाकिस्तान में जाएगा और पाकिस्तान के लोग इसको यूज़ करेंगे। और बाकी जो 3 रिवर जिसको ईस्टर्न रिवर बोला जाता है, जैसे कि सतलुज, बियास, रवि, इसका कंट्रोल कहाँ पे रहेगा, इंडिया के पास रहेगा। इसका पानी इंडिया यूज़ अपने हिसाब से कर पाएगा। तो इसके चलते हुए पूरा का ज़्यादातर अगर हम पूरा कैलकुलेशन करें तो इंडिया पहले से ये टोटल 6 नदी का पानी लगातार ज़्यादातर 80% पाकिस्तान को ही दे देता था। आप एक देश को इतनी मदद करो लेकिन फिर भी वो देश आपके खिलाफ टेररिज्म करता जाए, टेररिस्ट को फंड देता जाए, तो एक टाइम में ये होना ही था। तो इंडिया ने क्या किया, एक तो इस तीनों नदी के ऊपर इंडिया ने डैम तो बिठा ही दिया था, रवि, ब्यास और सतलुज के ऊपर। इसका पानी तो पहले से इंडिया थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा था। और बाकी अब से ये झेलम, चेनाब और इंडस, ये इस तीनों नदी के ऊपर भी जो डैम है उसको भी बंद कर दिया गया और नए डैम के जो प्रोजेक्ट है वो भी सामने आने लगे। तो एक तरीके से मान लीजिए पूरा का पूरा पानी, मतलब ये सारे नदी मिलके पाकिस्तान में जाके इंडस रिवर फॉर्म करता है। तो ये इंडस, चेनाब, झीलम और बाकी रवि, ब्यास, सतलुज, इन सारे का पानी डैम लगा के इंडिया अपने अंदर ही अपने हिसाब से रोकेगा और छोड़ेगा भी। जब इंडिया का मर्जी हो उसको रोक देगा, जब मर्जी हुआ तो छोड़ देगा। तो इससे पाकिस्तान के अंदर हम लोग एक तो पानी की कमी भी ला सकता है और बाढ़ भी ला सकता है। क्योंकि जब मान लीजिए बहुत ज़्यादा बारिश हुआ पाकिस्तान के अंदर और ये नदियाँ पाकिस्तान के अंदर ही भर गया, उसके बाद हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी हम बांध लगा के रुक के रखे थे वो भी अगर छोड़ दिए तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, ये सारे नदियाँ ओवरफ्लो हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर जाके। तब जाके पाकिस्तान के अंदर ये बाढ़ आएगा और जितना भी फसल है उसको हम ख़राब कर सकते हैं, इंसान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये सारे जो कैपेसिटी है इंडिया ने अपने हाथ में ले लिया इस ट्रीटी को कैंसिल करते हुए। तो क्योंकि ये करना ही था। देखिए हम लोग 70 साल से 75 साल से ये देखें कि हम लोग सारे चीज़ कर लिए, बात भी कर लिए, सबको समझाया। और पाकिस्तान के अंदर भी जो बहुत सारे लोग कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है टेररिज्म के पीछे, तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसी हिसाब से भारत सरकार ने जो किया वो एकदम सही किया, सारे नदी का पानी कंट्रोल करने लगे और एक तरीके से
सबसे बड़ा जो स्टेप, एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था पाकिस्तान में मिसाइल दागने से शुरू हुआ था 7 मई को, लेकिन अगर सही तरीके से देखें ये ऑपरेशन इस डिसीजन से शुरू हो गया था। जो सबसे बड़ा डिसीजन यही है, हम जितना भी मिसाइल मार ले, जितना भी वहाँ पर टेररिस्ट को ख़त्म कर दे, लेकिन ये जो डिसीजन है इंडस वाटर, अगर पानी नहीं मिलेगा तो लोगों की जो मुसीबतें हैं वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो खुद ही पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ बात बोलने लगेंगे, लड़ने लगेंगे। तो ये जो स्टेप है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन, ये सबसे बढ़िया स्टेप था और सबसे पहला स्टेप यही था। तो ये पहला स्टेप जो है इंडिया ने अचीव किया, जो 70 साल से हम छोड़ के रखे थे, जो डिसीजन परफेक्टली नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीजन हमने ये ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने पहले ही ले लिए। तो पहला तो ये एक अचीवमेंट हो गया। फिर क्या, फिर दो नंबर में क्या आता है, तो हमारे पीएम अभी से बोल दिया कि इसके बाद जो पहलगाम में हुआ 26 टूरिस्ट को बेवजह मार दिया गया, हिंदू टूरिस्ट को, क्योंकि वो लोग हिंदू थे, उनको मार दिया गया। तो अब से भारत के अंदर कभी भी कोई भी जगह पे अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान तैयार रहे कि मिसाइल, भारत से मिसाइल उनके ऊपर आने वाले हैं। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि हम सबूत देंगे, बात करेंगे, इसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में जाएंगे, यूएन को बोलेंगे, अमेरिका को बोलेंगे, चाइना से बात करेंगे, फिर रशिया को बोलेंगे, ऐसा उतना कुछ हम करेंगे नहीं, सीधा आपको मिसाइल ठोक देंगे आपके देश के ऊपर। तो ये चीज़ उन्होंने बोल दिया कि अगली बार कोई भी टेररिस्ट अटैक भारत के अंदर होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये हो गया दूसरा अचीवमेंट, जो चीज़ हम सही से एकदम सीधी तरीके से अब तक नहीं बोले थे वो भी आप यहाँ पे बोल दिए। फिर तीसरा क्या आता है, तीसरा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ये दो अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है। पाकिस्तान आर्मी मतलब ही पाकिस्तानी टेररिस्ट है। तो पाकिस्तान आर्मी के साथ पाकिस्तान टेररिस्ट को जो दुनिया को सबको मालूम था, लेकिन कोई सामने से ये बोलता नहीं था, वो चीज़ भी हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद अनाउंस कर दिए। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। फिर चौथा क्या, चौथा एक न्यू नॉर्मल बनाया गया कि इफ एनी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक हैपन इन इंडिया देन वी विल बी स्ट्राइक डीपर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। तो ये चीज़ एक न्यू नॉर्मल हमने बना दिया कि वो सबूत देना, फिर बातचीत करना, फिर कोर्ट में मुकदमे चलाना, ये सारे चीज़ हम नहीं करेंगे। न्यू नॉर्मल अब ये है कि आप टेररिज्म करोगे तो हम मिसाइल छोड़ेंगे आपके ऊपर और बर्बाद कर देंगे, सारे चीज़ तोड़ फोड़ देंगे। तो ये अब न्यू नॉर्मल बन गया। ये भी भारत के लिए एक अचीवमेंट है। फिर क्या, फिर सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि पाकिस्तान के पास चाइना और टर्की का जो भी ड्रोन था, जो भी यूएवी था, जो भी मिसाइल थे, वो एक भी मिसाइल भारत के अंदर घुसने के बाद भारत की मिट्टी को टच नहीं कर पाया, हवा में नष्ट कर दिया गया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नष्ट कर दिया, जो कि 100% एक्यूरेसी से काम किया, जो कि इजराइल का जो आयरन डोम है उससे भी बढ़िया काम किया ये हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है। और एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर S-400 जैसे है इंडिया के अंदर, इससे ये छोड़ के भी S-400 छोड़ के भी भारत के इंडिजिनस जो मिसाइल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, आकाश, पृथ्वी, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, ये सारे चीज़ का बहुत बढ़िया तरीके से कामयाबी मिली इन सारी चीज़ों को। और इन सारे मिसाइल सिस्टम का जो इंटीग्रेशन के लिए जो टेक्निकल और सॉफ्टवेयर का जो काम है, वो भारत के जो इंजीनियर्स, जो टेक्निकल पर्सनल है, वो इतनी बारीकी से, इतनी अच्छी तरीके से किया कि ये चारों, ये आकाश, पृथ्वी, एडवांस, फिर हमारे S-400, बराक 8, इन पांचों को मिला के एक ऐसा सिस्टम बनाया हम लोगों की इंडिया ने, तो एकदम 100% परफेक्ट हो गया। तो ये जो चीज़ है, जो हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको दुनिया ने देखा और दुनिया के अंदर इसकी एक डिमांड तैयार हो गया, क्योंकि ये वार
टेस्टेड है, वॉर के अंदर ये यूज़ हुआ और 100% एक्यूरेसी से हुआ। तो इसके चलते हुए दुनिया के अंदर भारत का जो एयर सिस्टम, डिफेंस सिस्टम जो है, उसको टेक्नोलॉजी को हम दुनिया के अंदर जो हमारे फ्रेंडली नेशन है उनको बेच सकते हैं। तो उनसे हम ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जो हथियार है उसका मार्केट भी खुल गया। ये सारे चीज़ देखते हुए एक तरीके से हमने क्या किया, हमने ये जो ऑपरेशन हमने किया सिंदूर, इसको एक तरीके से हमारे पीएम जो बोलते हैं आपदा को अवसर में बदल देना, तो हमने वही किया। हमारे पास मुसीबत आई, हमने लड़ा, हमने जीता, और उसी लड़ाई उसी जीत को हमने एक तरीके से इकोनॉमिकल बेनिफिट में बदल दिया। क्योंकि अब हम हमारे जो इंडिजिनस जो वेपन्स है ये बाहर के मार्केट में हम उसको बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे और बिजनेस। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। बिजनेस करेंगे तो डिफेंस इंडस्ट्री में इंडिया का जो पैर है वो और भी सख्त तरीके से जम जाएगा। तो ये सारे मिसाइल इंडिया ने बनाया खुद के लिए, जैसे कि प्रहार, पृथ्वी, धनुष, हाँ, फिर अग्नि, ये सारे चीज़, अग्नि का जो सीरीज़ है 1, 2 से जो भी है, ये सारे मिसाइल अब हम बाहर के दुनिया में, बाहर के देशों में जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है उनको हम बेच पाएंगे और अपने तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री में अपना पैर और स्ट्रेंथन करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। तो पहला 5 चीज़ हम क्या क्या हमने अचीव किया वो तो हम बोल दिए। फिर आते छठा चीज़ क्या है, जो हम लोगों का जो अटैक था, वो पहला दिन जो अटैक था, जो हम 9 टेररिस्ट जो ठिकाने थे 7 मई को रात को, उसको जो हम ख़त्म कर दिए, बर्बाद कर दिए। उसमें क्या था, एकदम मेजर्ड, प्रिसाइज्ड और कंट्रोल्ड स्ट्राइक था। क्योंकि हमको एक्यूरेटली मालूम था हमें कहाँ जाना है, कैसे बिल्डिंग के अंदर मिसाइल को घुसाना है और कैसे ब्लास्ट करके टेररिस्ट को मारना है। तो उसके बाद भी जब हमने पाकिस्तान की हर एक एयरबेस में अटैक किया, तो वहाँ पे कौन सी हैंगर को, कौन सी इंस्टॉलेशन को, कौन सी रडार सिस्टम को हमें टारगेट करनी है, उसको हम परफेक्टली एक्यूरेट तरीके से, हमने प्रिसाइज तरीके से एकदम उसी को टारगेट किया कि उसका आजू बाजू में कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन उस बिल्डिंग को, उस टेररिस्ट बिल्डिंग को पहले 7 मई को, फिर एयरपोर्ट के अंदर उस हैंगर को जिसको हमें चाहिए, जो कंट्रोल पैनल को हम ख़त्म करना है उसके ऊपर, जो रडार सिस्टम को हमें दबाना है उसके ऊपर। तो ये जो सारे चीज़ दुनिया ने देखा कि मेजर्ड, प्रिसाइज्ड और कंट्रोल्ड, हमें जो सही, मतलब जो चीज़ को हम अटैक करने से पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, उसी को हमने अटैक किया, पहले उसको ख़त्म किया। ये जो टेक्निकल जो एडवांसमेंट भारत के अंदर हुआ, इसको दुनिया ने देखा। तो इसी के चलते हुए फिर हमने पावर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल क्या कर सकता है, ये दुनिया ने देख लिया। तो इसीलिए दुनिया के अंदर ब्रह्मोस का जो डिमांड वो भी बढ़ने वाला है। तो हम ब्रह्मोस को भी बेचेंगे, उससे भी पैसा कमाएंगे, जो फ्रेंडली कंट्रीज है। और जो प्रिसाइज अटैक हमने देखा, देखिए ये एकदम हैंगर के ऊपर से घुसट दिया। ये जो भावलपुर में लश्कर तैयबा का जो सबसे बड़ा जो टेरर कैंप था, उसके ऊपर जो मस्जिद के अंदर था, वो मस्जिद के अंदर ये जो होल देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से मिसाइल घुस गया और अंदर जगह ब्लास्ट हो गया, पूरा खत्म। तो ये सारे प्रिसाइज अटैक था। जहाँ जहाँ पे हमें बम गिरानी थी, मिसाइल गिरानी थी, हम वहाँ पे ही गिराया। हम तो रात को सूरज भी उगा दिए। ये था, ये जो फोटो है ये नूर खान बेस का है, वहाँ पे बमबारी किए थे ये 2 फोटो। फिर ये तो पहला जो टेररिस्ट के बिल्डिंग के ऊपर 7 मई को टेररिस्ट के जो ठिकाने थे उसके ऊपर गिरा। ये सारे फोटो ये चीज़ दिखाता है कि हम लोगों का जो अटैक था वो कितना प्रिसाइज, एकदम पिन पॉइंटेड अटैक था। तो इससे भी दुनिया के अंदर एक मैसेज चला गया कि भारत से लड़ना नहीं जानते, प्रिसाइज तरीके से जो उसको सही तरीके से अचीव करना है वो 2 दिन में वो अचीव कर सकता है। उतना कैपेबिलिटी भारत की एयरफोर्स, भारत की नेवी, भारत की आर्मी के पास है। जो काम महीनों का होता है वो 2 दिन में वो कर सकता है। ये हो गया भारत की कैपेबिलिटी। फिर एक चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये जो पाकिस्तान वाले कभी भी बोल देते हैं कि हम न्यूक्लियर कंट्री हैं, हम आपके ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, ये सब डराता है दुनिया को और भारत को। तो ये सब नहीं चलेगा, उन्होंने बोल दिया। क्योंकि न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। अगर पाकिस्तान फिर से ये डराने की कोशिश करे भारत को कि हम लोग न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, तो भारत ने ये एक मैसेज तो दे ही दिया कि अगर आप न्यूक्लियर का जो आपका वेपन है उसको अपने जगह से हिलाओगे तो हम पहले न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है आपके उसके ऊपर ही बम गिरा देंगे, मिसाइल गिरा देंगे। एक तो हम 2 मैसेज, ऐसे मैसेज किस तरीके से दिया, नूर खान में उनका जो न्यूक्लियर जो भी स्टोरेज था उसके ऊपर वो भी डैमेज हुआ। फिर हम
देखिए ये जो बात मैं अभी बोलने वाला है, ये ऑफिशियल तरीके से ये सामने नहीं आया, लेकिन जो भी खबर सोशल मीडिया में या तो ओपन सोर्स से आया हुआ है, उससे हमने देखा कि सरगोदा एयरबेस में जब मिसाइल गिराया भारत की एयरफोर्स ने, उसके बाजू वाले 10 से 20 किलोमीटर के अंदर एक पहाड़ है, पहाड़ी एरिया है जो कि किराना हिल्स बोलते हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटी है, तो उसके ऊपर भी बम गिराया गया था। तो जो ना पाकिस्तान ने माना और इंडियन एयरफोर्स में भी उस बात को टाल दी। उन्होंने बोला, हमारे एयर मार्शल ने बोला कि हम ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर कोई भी बम नहीं गिराए। लेकिन जो वीडियो आए, जो अंदर से खबर आए ओपन सोर्स से, तो ये एक मैसेज था पाकिस्तान के लिए कि आपका न्यूक्लियर जो सेट है वो अपने जेब पे रखो, उसको बाहर लाओगे तो हम पहले आपको सब कुछ छोड़ के आपका न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर ही धावा बोल देंगे, उसमें ऊपर ही बिल्डिंग, उसके ऊपर ही मिसाइल दाग देंगे और आपका मिसाइल आपके देश में फट जाएगा और जितना भी न्यूक्लियर एडिशन आपके देश में ही फैलेगा। तो ये एक मैसेज था जो कि इंडिया ने पाकिस्तान को दे दिया है। फिर क्या, वही चीज़ जो मैंने बोला कि इंडिया कैन हिट पाकिस्तान न्यूक्लियर कमांड सेंटर, यानी न्यूक्लियर का जो कमांड सेंटर है जहाँ से न्यूक्लियर बम को कैसे यूज़ करें, कैसे उसको डिलीवरी होगा, कैसे उसको लॉन्च किया जाएगा, कैसे वो कहाँ पे उसको टारगेट सेट किया जाएगा, कैसे कहाँ पे गिरेगा, कितने टाइम लेगा, ये सारी चीज़ जहाँ से कंट्रोल होता है उसी कमांड सेंटर को इंडिया उड़ा देगा। ये सारी चीज़ सामने आ गया अभी। फिर क्या, फिर जो 10वां अचीवमेंट है भारत का, वो क्या है, वो एक्सपोज द चाइनीज एंड टर्किश वेपन। चाइनीज़ और टर्किश वेपन, इंडिया के टेक्नोलॉजी, इंडिया के वेपन के सामने ये कुछ नहीं है, ये दुनिया के सामने आ गया। और चाइना और टर्किश का जो वेपन डिफेंस का जो मार्केट है, उसका स्टॉक भी धीरे धीरे करके शेयर का जो दाम है वो भी गिरने लगा। तो ये चीज़ चाइना, और ये चाइना के लिए भी एक मैसेज था कि इतना आसान तरीके से चाइना का जो रडार सिस्टम है, जो भी वेपन का सिस्टम है, ये सारे चीज़ को हमारे जो टेक्निकल पर्सनल थे वो सारे ने उसको हैक कर लिया और उसको ख़त्म कर दिया 23 मिनट के अंदर। तो ये चीज़ चाइना के लिए एक आई ओपनर था। और टर्किश ड्रोन उतना कामयाब है भी नहीं, कभी भी था भी नहीं। वो कुछ यूरोप में, वो यूक्रेन ने कुछ यूज़ किया था, कुछ अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में यूज़ किया था अजरबैजान ने। तो ये सब वहाँ पे जो जंग होता है वो अलग है, लेकिन भारत एक अलग देश है, अलग उनका ताकत है। तो भारत के साथ जब सामना हुआ इस टर्किश ड्रोन का, ये सब हवा में ही ख़त्म हो गया। तो ये एक मैसेज था दुनिया के लिए, चाइना के लिए और टर्किश ड्रोन के लिए। अब हम देखेंगे उसके बाद क्या क्या अचीव किया। फिर हमने अचीव किया द इंडियास वर्ड टेक्नोलॉजी। ये जो इंटीग्रेशन है, जो मैं पहले भी बोला कि भारत के अंदर जो एयर डिफेंस का जो इंटीग्रेशन हुआ है, इतने बढ़िया तरीके से हुआ है कि एक भी ड्रोन, एक भी छोटा सा UAV, एक भी बम, एक भी आपका मिसाइल, सुपरसोनिक बोल लीजिए, सोनिक बोल लीजिए, कोई भी बैलिस्टिक क्रूज, कोई भी मिसाइल भारत की धरती को छू नहीं पाया, टच नहीं कर पाया। तो ये एक वर्ड टेक्नोलॉजी जो है, ये भारत का एयरफोर्स कितना सुपीरियर है, इससे प्रकाश पाता है और दुनिया के लिए एक मैसेज भी है। फिर क्या, भारत दुनिया का एक पहला देश बना। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है भारत की। एक पहला देश बना जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री के अंदर जाके उसके अंदर 100 किलोमीटर अंदर जाके अपना प्लेन, अपना एयरफोर्स लेके गया और बमबारी की, मिसाइल गिराया, 11 एयरबेस को उड़ा दिए। फिर उनका जो 9 टेररिस्ट ठिकाने थे उसको ख़त्म किए। इतना सारे कुछ उसके एयर स्पेस के अंदर जाके किया। तो ये एक मैसेज था कि ऐसे न्यूक्लियर पावर, देखिए अमेरिका ने बहुत सारे जंगें लड़ी, जीती, हारा, जीता, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी कोई न्यूक्लियर पावर कंट्री को उसने अटैक नहीं किया। रशिया ने भी यूक्रेन के साथ जंग कर रहा है, तो उसमें भी यूक्रेन कोई न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री नहीं है। अब देख लीजिए अजरबैजान और आर्मेनिया भी लड़ा, तो उनमें से कोई भी न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं है। फिर इजराइल अरब के अंदर जितने भी देश को मारता है, गजा को मान लीजिए, पैलेस्टीन को मान लीजिए, यमन के हouthis, हमास, ये सारे जो टेररिस्ट के खिलाफ लड़ते हैं इजराइल, उनको अच्छी तरीके से धोता है। तो उन लोगों के पास भी कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो जो भी जंग अभी चल रहा है उसमें या तो 2 देशों के अंदर किसी के पास भी न्यूक्लियर बम नहीं है, या तो एक के पास है, एक के पास नहीं है। तो जिसके पास है वही, जिसके पास नहीं है उसके ऊपर भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 2 देश था, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार था, लेकिन इंडिया डरा नहीं, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को सहा नहीं और पाकिस्तान के अंदर घुस गए और टेररिस्ट ठिकाने को उड़ाया, एयरबेस को उड़ाया, और भी जो भी रडार स्टेशन थे उनको भी उड़ाया, सब कुछ उड़ाया। तो ये जो मैसेज था कि अगर आप हमारे ऊपर आग उड़ा के देखोगे तो आप न्यूक्लियर
कंट्री हो ना हो, कुछ भी हो, हम नहीं देखने वाले, हम आपको पीटने वाले हैं, अब हम आपको ठोकने वाले हैं। तो ये चीज़ इंडिया दुनिया के अंदर मैसेज चला गया कि हम कोई न्यूक्लियर पावर कोई कंट्री नहीं देखेंगे, हम हमारे ऊपर आएंगे तो हम चलेंगे आपके ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ, ए पावरफुल मैसेज टू पाकिस्तान एज वेल द होल वर्ल्ड, जो मैंने बोला कि जो अटैक था वही एक मैसेज था। फिर क्या, फिर दुनिया वाले भारत का जो आर्म फोर्स है उसका करेज, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, जो आयरन स्ट्रॉन्ग माइंड है भारत की, ये एकदम ठंड तरीके से, क्योंकि हमने प्लानिंग बहुत बढ़िया तरीके से किया। जब 22 तारीख को पहलगाम में अटैक हुआ 22 अप्रैल, उसके बाद हम 15 दिन टाइम लिए, हमारी प्लानिंग उसको फुल प्रूफ बनाए, जो भी डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस जो वेपन्स है उसको सही तरीके से हमने जगह जगह पे फिट किए, उसका सॉफ्टवेयर को अपडेट किए, जो भी करना था हम सारे कुछ 4 फेज में किए। करने के बाद 15 दिन टाइम लिए, फिर हमने अटैक लॉन्च किया। तो ये जो प्लानिंग, ये जो जज्बा, ये जो भारत की आर्म फोर्स की जो कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और वो जो लोहे का जो रुतबा, ये सारी चीज़ दुनिया ने देखा कि उतना आसान नहीं है भारत के साथ लड़ना। ये चाइना भी देखा, अमेरिका भी देखा, यूरोप भी देखा, सारे ताकतवर देश देखे, जो कि भारत को सोचते हैं कि ये लोग शायद उतना अच्छे तरीके से जंग नहीं करेंगे, कि जंग से ये लोग दूर भागते हैं। तो ये सारी चीज़ उनके समझ में आ गया कि ये हम लोग, ऐसे तो भारत के लोग शांतिप्रिय लोग हैं, ये जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर लड़ना पड़ गया तो इतना मारेंगे कि सोच नहीं पाओगे कहाँ से आया कहाँ से गया। तो ये सारी चीज़ दुनिया को एक मैसेज चला गया। फिर क्या, फिर एक और मैसेज भी गया दुनिया के अंदर कि भारत की जो स्पाई सैटेलाइट जो इसरो ने छोड़ा है, ये इसरो, DRDO, ये सारी चीज़ ये 2014 के बाद से इतना उभर के आया। भारत को प्राउड फील करवाने के लिए, हम जैसे आम इंसान को प्राउड फील करवाने के लिए कि इतना सारे मौके देते हैं कि हम ही सोचते हैं कि इतना मौका ये इसरो और DRDO वाला ने बहुत मौका देता है कि हम लोग एज ए इंडियन प्राउड फील करें। तो इसरो ने क्या किया था, पहले से ही बहुत सारे स्पाई सैटेलाइट छोड़ के तो रखे ही है ऊपर। तो ये जो हम लोग इतना अच्छे तरीके से जो कोऑर्डिनेट मिलते हैं हमको, इसमें 2 भूमिका होता है। एक तो इसरो का होता है, ऊपर से सैटेलाइट से हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है। फिर ग्राउंड लेवल पे जो सोर्सेस हैं हमारे, जो रॉ के एजेंट है ग्राउंड लेवल पे, जो ग्राउंड इंटेलिजेंस होता है, पावर ऑफ रॉ का, जो लोग पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है कि कौन सी बिल्डिंग क्या है, फिर उसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या है, फिर उसको इसरो के सैटेलाइट से स्कैन करना, सारी इन्फॉर्मेशन जो एक साथ जुट होकर जब हमारे सिस्टम में आते हैं, फिर उसको हम एनालाइज करके फिर मिसाइल अटैक करते हैं। तो इसरो का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। फिर रॉ के जो एजेंट हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, उनको सलाम। ये सारे चीज़ दुनिया ने देखा कि ये एक कोऑर्डिनेशन कितना अच्छी तरीके से हम लोगों की ये कोऑर्डिनेशन हमने बनाया है, रॉ का, इसरो का, सैटेलाइट का, फिर एयरफोर्स का, फिर डिफेंस सिस्टम का, फिर इंजीनियर्स का, जो टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल पर्सनल है, ये सारी चीज़ कैसे हमने बढ़िया तरीके से ठंडे दिमाग से मैनेज किए, वो भी 2 दिन के अंदर। वो भी 2 दिन के अंदर हमने पूरा काम करके ख़त्म करके निकल गए। और लास्ट में हमने क्या अचीव किया, वही जो बोले थे, सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर क्या कर सकता है, क्या तबाही मचा सकता है, वो इन तीनों ने दिखा दिया दुनिया को। हमारे नेवी चीफ प्रमोद सर, फिर इनको तो हम सभी जानते हैं, इनको वो जो मुस्कुराहट था, वो जो हंसी था, उनका जो स्माइल था, जो भारती जी, हमारे AK भारती जी जो एयर मार्शल है, और ये हमारे घाई सर, ये जो कि हमारे DGMO है। इन तीनों ने मिलकर दिखा दिया कि वो जो सिंदूर था उसका ताकत क्या है। तो जो भी है दुनिया ने देखा, ये एक सिंदूर का ताकत क्या होता है, उसके पीछे जब गुस्सा चढ़ता है तो क्या तबाही मचा सकता है वो। तो जो भी है, तो यही अचीवमेंट था इंडिया का। ये जो सीज फायर होने के बाद यही सारे अचीवमेंट थे। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी कंटेंट, हमारी वीडियो अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, तो आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।